General Science, Standard 6. So let's continue the lesson which we have already done half of the lesson. Now यहाँ पे आपको कुछ images दिया हुआ है. ये सभी images को देखकर आपको कुछ common नज़र आ रहा है? Yes. तीनों images में से air pollution हो रहा है. Air is getting हाँ spoiled. Air खराब हो रहा है. So it is called air pollution. All the above pictures show large scale emission of smoke through different agencies. This smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of air. This is called air pollution. हमने already air का constituents क्या क्या है, वो कितने कितने percentage है, वो हमने देखा. अगर ये बैलेंसिंग, ये जो लेवल है जो ऑलरेडी नेचर में था अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये लेवल अगर बिगड़ गया, कोई एयर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ या फिर ऑलरेडी जो एयर अलग अलग गैसेस जो प्रेजेंट है उस गैसेस का परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में कोई चेंजेस हुआ, कम ज़्यादा हुआ, देन द होल एनवायरनमेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड. पूरे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है एंड देन इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. तो कुछ हार्मफुल गैसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक है, नुकसान बनाने वाला पहुंचाने वाला है. ऐसा जो हार्मफुल गैसेस किस किस वजह से निकलते हैं? कभी फ्यूल्स कंबशन की मदद से, मतलब फ्यूल कंबस्ट होता है. फ्यूल क्या होता है? जो लिक्विड गैसेस और सॉलिड फॉर्म में जो रहता है सब्सटेंस जिसका जलने से हमें एनर्जी मिलता है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, वो गाड़ी के अंदर उसके मशीन के अंदर जलेंगे तो गाड़ी चलने का एनर्जी मिलता है. केरोसिन स्टोव में हम डालते हैं, गैस जो गैस स्टोव के लिए चलाते हैं जलाते हैं, तो ये सब क्या है? इवन वुड भी एक फ्यूल है क्योंकि वो जलाने से भी हमें एनर्जी मिलता है. हम खाना वगैरह वुड के जो चूल्हा होता है उसके अंदर बनाते हैं. तो ये सभी चीज़ों को फ्यूल्स कहते हैं. तो फ्यूल का कंबशन यानी जलना, उसके वजह से यानी कौन से फ्यूल्स? व्हीकल के अंदर का फ्यूल्स. व्हीकल के बैक साइड में आप एक उसका जो फ्यूल्स एमिट होने वाला एक ट्यूब एक पाइप दिखाई देते हैं, वहाँ से फ्यूल जलने के बाद का जो धुआं है बाहर निकलता है. दैट ऑल्सो क्रिएट्स एयर पोल्यूशन. वो भी एयर पोल्यूशन का रीज़न बन जाता है, वजह बन जाता है. तो ऐसे बहुत सारे काइंड ऑफ बहुत सारे रीज़न से एयर पोल्यूशन डे बाय डे इट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड. हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है. देखो क्या क्या है, कौन से हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में निकलते हैं व्हीकल के अंदर से. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट. सूट यानी जो राख होता है, लकड़ी वगैरह जलने के बाद जो राख बनता है, ऐश, उसको सूट कहते हैं. नाउ लेट्स सी अबाउट ओजोन लेयर, द प्रोटेक्टिव शेल. देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन, O3. ओजोन का मोलिकुलर फॉर्मूला है O3. ओजोन लिखो या O3 लिखो, बोथ आर सेम. ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर. एटमॉस्फेयर का अलग अलग स्पीयर्स, अलग अलग लेयर हमने पढ़ा रिसेंटली ही, गया वीडियो में हमने देखे थे, बराबर. तो उसमें स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट निचला हिस्से में ओजोन लेयर होता है. ओजोन गैस का एक लेयर बना हुआ है. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. ये ओजोन लेयर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, पर इनडायरेक्टली इट हेल्प्स द होल लिविंग वर्ल्ड. कैसे? ये अर्थ को एक कवरिंग करता है बहुत ही ऊंचाई पर, और ये ओजोन लेयर से कुछ हार्मफुल रेस होता है, जो रे किरण, हार्मफुल रेस जो सन में से निकलते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस नाम का एक रे, वो अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पर आके लगे तो स्किन बर्निंग हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है. तो ये अल्ट्रावायलेट रेस को ये ओजोन लेयर एब्सॉर्ब कर लेता है, नीचे आने नहीं देता, उधर का उधर ही उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं. तो आगे देखो दिया क्या है. द अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on the earth is protected. इस मदद से
ये जो इनडायरेक्टली ये ओजोन लेयर्स क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब करके पूरे लिविंग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with the air. हमारे घर में या जितने भी लोगों के घर में एयर कंडीशनर है, वो एयर कंडीशनर के अंदर से एक इनविजिबल गैस बाहर निकलता है. वो गैस है कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये गैस एटमॉस्फेयर में से ऊपर 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 जाकर ओजोन लेयर तक पहुंच जाते थे. अगर ओजोन लेयर में ये पहुंचे तो ओजोन लेयर को क्या कर सकता है, ये पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि खराब कर सकता है, तोड़ सकते हैं. इवन इन द रेफ्रिजरेटर, नाउअडेज एवरी हाउस हैज़ अ रेफ्रिजरेटर. आज की तारीख में हर एक घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है. उसके अंदर से भी एक गैस एमिट होता है, निकलता है. दैट गैस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये भी आगे जाकर यानी ऊपर ऊपर जाने के बाद ओजोन लेयर को नुकसान करते हैं. The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. ओजोन के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए या ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है ये बताने के लिए 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे वर्ल्ड वाइड में मनाते हैं. In metropolitan cities like Mumbai, Pune, Nagpur, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportions of the various constituents of air at that place. Due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air. तो बड़े बड़े जो सिटी होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बहुत ही हाईफाई सिटीज़ जैसे मुंबई है, पुणे, नागपुर वगैरह, वहाँ पर जो जहाँ पर बहुत ही क्राउडली व्हीकल्स चलते हैं, जिस एरिया में हेवी ट्रैफिक होते हैं, वहाँ पर कुछ बोर्ड बनाकर रखे हुए हैं. वो बोर्ड में कुछ डिस्प्ले करके रखे हैं, तो वो बोर्ड के ज़रिए पता चल जाता है हमें कि वो एरिया में कितना हद तक पोल्यूशंस होता है या कितने हार्मफुल एलिमेंट्स एयर में हैं. Now let's study about water. Observe how much water is used and for what purposes it is used in a house for a whole day. Record it in a chart like the one shown here. एक चार्ट आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है actually. Discuss this data in the class. Divide the total amount of water used in your house by the number of persons to find out how much water each person needs. Actually it is an activity. So कितना पानी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करता है उसको कैलकुलेट करना है, कितने पर्सन्स होते हैं और वो डिवाइड करेंगे तो एक एक व्यक्ति कितना पानी यूज़ करता है पता चलेगा. दैट मीन्स रेगुलरली हम बिना सोचे कितने पानी वेस्ट करता है उसका हिसाब मिल जाएगा. You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. Yes, we cannot imagine, हम सोच भी नहीं सकते कि even a single day without water, पानी के बिना एक दिन भी. So हमें पीने के लिए सिर्फ कितना 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में लगता है. Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body. दूसरे लिविंग थिंग्स को भी पानी पीने के लिए लगता ही है, पर हमारी बॉडी को जितना क्वांटिटी चाहिए उसमें से अलग रहेगा. Thus, we see that water is very important. If hydrogen gas burns in air, it combines with oxygen and water is formed. Hydrogen gas और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैसेस को कंबाइन करेंगे यानी रिएक्ट कराएंगे या दोनों आपस में मिल जाएंगे या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मदद से जलेंगे. ओके, बर्न्स इन एयर, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर या मिलकर वाटर बनता है. यानी हम जो पीता है वो वाटर में क्या दो कंपोनेंट्स रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है. We have learned about some characteristics of water in the previous standards. In this picture, it is given, what is given there? Distribution of water on the earth. अर्थ के ऊपर पानी कितने हैं, टोटल पानी, अर्थ के ऊपर के टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को ये फुल सर्कल में दिखाया.
ओके। और ये फुल सर्कल में से ब्लू कलर में जितने भी पार्ट दिया हुआ है वो पूरा समुंदर बन जाता है, यानी नमकीन पानी है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लायक नहीं है। ओके। अलग अलग ओशंस और सीज पूरा मिलकर इतने क्वांटिटी है, आप इमेजिन कर सकते हो, बराबर। अभी जो रेड कलर का जो पार्ट दिया हुआ है, उतना पानी अगर टोटल अमाउंट में से उतना पानी उतना हिस्से को निकालोगे तो वो क्या क्या है, ग्राउंड वाटर है यानी धरती के अंदर का पानी है, आइस है जो स्नोवी रीजन में या फिर पोलर रीजन में रहता है, एंड वाटर इन द अदर फॉर्म्स, और दूसरे और फॉर्म्स में यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वगैरह वगैरह जो पानी है वो पूरे जो रेड कलर का दिखाया। अब नेक्स्ट जो लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाया, उतना हिस्सा वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने लायक जो पानी हमें मिलता है पीने के लिए, दैट इज़ द स्मॉल पार्ट यानी कि ग्रीनिश पार्ट। तो आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि पूरे जो पानी अवेलेबल है उसमें से आधा से ज़्यादा कि ऑलमोस्ट 90% पूरे सी वाटर में है। सी वाटर ओशन वाटर है यानी नमकीन वाटर है, नॉट एबल टू ड्रिंक। And then the remaining is either in the form of ice or in the form of water vapor or under the ground. That also is not available for drinking. And only a very little part of water present on the earth is suitable and available for drinking. उससे पहले अभी देखो हम लोगों को एक एक्टिविटी दिया था, आप घर में कितने कितने पानी यूज़ करेंगे एक एक पर्पज़ के लिए। देखो इस तरह एक चार्ट बनाकर आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। नहाने के लिए, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स, अंदाज़ा लगाकर आप अप्रॉक्सीमेट, यानी यहाँ पे एक वर्ड दिया है ना अप्रॉक्सीमेट, यानी एक अंदाज़ा लगाकर आप उसका क्वांटिटी लिखकर टोटल कर सकते हो। ओके। नाउ व्हाट इज़ गिवन, लेट्स सी। इन नेचर वाटर अकर्स इन 3 states. Water does not have color, taste or odor. Many substances readily dissolve in water. Therefore, water is a universal solvent. देखते इधर वाटर का क्या क्या क्वालिटी दिया है। वाटर हमारे नेचर में 3 स्टेट्स में रहता है। कैन यू से ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर? या इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, दैट इज आइस, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर, एंड इट इज़ इन गैसियस स्टेट, दैट इज वाटर वेपर। सो ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, वाटर, सॉरी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट में रहता है। वाटर का सॉलिड स्टेट को आइस कहते हैं, वाटर का लिक्विड स्टेट को वाटर ही कहते हैं वाटर, और वाटर का गैसियस स्टेट को वाटर वेपर कहते हैं। और वाटर को ना ही कलर है, ना टेस्ट है कुछ, ना ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स स्मेल। प्योर वाटर की बात कर रहा है, गटर की वाटर नहीं। और ये वाटर ऐसा एक सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। थोड़ा शक्कर डालो हिलाओ, इट विल डिसॉल्व, थोड़ा नमक डालो घुलाओ हिलाओ, वो भी घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। देयरफॉर वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को ऐसा एक कैपेसिटी है कि बहुत सारे चीज़ों को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। The blood of animals and the sap in plants contain a high proportion, very high proportion of water. Animals की बॉडी में जो ब्लड है और प्लांट्स की बॉडी में, कभी आपने सैप देखा होगा, सैप यानी कुछ उसके प्लांट का लकड़ी वगैरह काटेंगे तो एक गम जैसा सब्सटेंस या कभी दूध जैसे सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, वो दूध जैसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको सैप कहते हैं। तो इसके अंदर ब्लड और इस सैप के अंदर उसका मैक्सिमम क्वांटिटी, बहुत ही हाई क्वांटिटी में वाटर present है। No living thing can survive without water, therefore it is said that water is life. कोई भी लिविंग थिंग बिना पानी के जी नहीं सकते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वाटर इज लाइफ, यानी पानी जीवन है। यहाँ पर एक टेबल में भी आपको कुछ दिए हैं, सी और ओशन में कितने पानी है, 97%। और उसके बाद का क्या होगा आप ऑलरेडी देखे हैं, यस आइस के रूप में है ना, अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ में वाटर है कितने, 2.7% में। अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग कितना होगा, कैसा पता चलेगा, टोटल परसेंटेज 100 में होता है, उस 100 में से 97 और 2.7 को सब्ट्रैक्ट करो, 97 और 2.7 मिलाकर सीज, ओशंस, आइस ये सब मिलेगा, तो वो दोनों प्लस करके वो आंसर को 100 से माइनस करो, देन यू विल गेट दैट आंसर ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। सो ड्रॉ दैट चार्ट and calculate it and send to me. Okay? We cannot use all the water on the earth because sea water is salty.
Some water is in the frozen state, that is ice. A small quantity of water is available for drinking, yet it is enough for all the living things. तो ये हमने ऑलरेडी देखा, इतना कम क्वांटिटी हमें पीने के लिए मिलने के बावजूद इट इज़ इनफ फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. अगर ये पानी जो अवेलेबल है उसको अगर गंदा करते नहीं रहेंगे तो पीने के लिए जो पानी अर्थ में मिल रहा है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए इनफ है, उतना ही काफ़ी है. सो इतने कम क्वांटिटी में जो वाटर है उसे और अगर गंदा करते रहोगे और पोल्यूट करेंगे, मिसयूज़ करेंगे तो फिर ऐसा आगे जनरेशन में, आने वाले जनरेशन के लिए पानी बचेगा नहीं. बराबर. नाउ we use water in a large quantities. We have learned that water on the earth is regulated through the water cycle. The water vapor formed from the oceans is the main source of water in the water cycle. It gets converted into rain, creating fresh water sources on earth. ये तो हम पहले से पढ़े हैं. वाटर साइकिल, जो पानी बारिश की मदद से नीचे गिरता है वो अलग अलग एरिया में कलेक्ट होता है, नदी में, सीज में वगैरह. वो कलेक्टेड वास्ट एरिया ऑफ वाटर, उसमें से जो वाटर है सन के हीट की मदद से इवॉपरेट होकर वापस स्काई में चले जाता है और वहाँ पर फिर से क्लाउड फॉर्म होता है, फिर वो क्लाउड में से बारिश गिरता है. ये कंटिन्यूस चलते रहता है. बराबर. वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स. हमें पानी कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल, यानी नेचर में बहुत सारे सोर्सेस है, जैसा स्ट्रीम्स है, झरने, रिवर्स, पॉन्ड्स, तालाब्स, स्प्रिंग्स, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकल कर आता है उसको स्प्रिंग्स कहते हैं, एंड लेक्स, बड़े बड़े तालाब्स. मैन ऑल्सो डिग्स वेल एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी बारिश का पानी वगैरह ज़मीन में गिरने के बाद वो मतलब पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ज़मीन के अंदर और एक लेयर तक जाने के बाद वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है. और ये ग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं, वेल, बाउडी वगैरह बनाकर या फिर बोरवेल्स वगैरह खोदकर हम ये पानी को ज़मीन के अंदर से हमारे ज़रूरत के लिए खींच कर लेते हैं. Apart from this, man has also constructed bunds and dams of various sizes on rivers. बड़े बड़े बंड या और मतलब पानी को रोकने का एक मेथड है, या फिर डैम बड़े बड़े बनाकर वो पानी को डैम के मदद से रिजर्वॉयर में स्टोर करके हमारे अलग अलग यूज़ के लिए हम लेते हैं. बड़े बड़े रिवर में ये डैम्स बनाते हैं. Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industry and farming, it is now in short supply. लेकिन population बढ़ता हुआ, increase because of the increased population and because of the increased number of industries and farming, everywhere water is required, isn't it? So ये पूरे uncontrolled use हो रहा है water का. Water scarcity has become a serious problem. आज के ज़माने में water scarcity यानी पानी की कमी, पीने को भी कुछ एरिया में पानी बिल्कुल नहीं मिलता, तो वैसा ये scarcity बढ़ते जा रहा है. So for that, to reduce the scarcity, ये scarcity को, ये कमी को कम करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा पानी अवेलेबल करने के लिए we have to think, हमें कुछ करना होगा. What? Use water sparingly. Sparingly means economically. बहुत ही सोच समझकर, जितना चाहिए उतना ही पानी यूज़ करना है, एक्स्ट्रा वाटर नहीं. That is, use water sparingly. Block water, let it percolate. जब पानी बहकर जाते हैं नदी नालों से या फिर ज़मीन में गिरा हुआ पानी, जो बारिश की मदद से गिरा हुआ पानी बह के जाते हैं, तो उसको जितना पॉसिबल है वो एरिया में उसको रोको, कुछ ना कुछ छोटे छोटे बंड वगैरह बनाकर, पत्थर वगैरह रखकर उसको रोको ताकि वो पर्कुलेट हो जाए. पर्कुलेट मीन्स अंदर एब्सॉर्ब हो जाए, धरती के अंदर चला जाए. तो धरती के अंदर चले जाने पे क्या होगा, नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है बढ़ जाएगा. स्टोर वाटर वेर एवर पॉसिबल, जहाँ हो सके, ज़मीन में या पत्थर के ऊपर से गिरने वाला वाटर, या ऐसे बहुत सारे पानी है जहाँ पर आप चाहे स्टोर कर सकते हैं. रीयूज़ वाटर वेर एवर पॉसिबल, हम क्या कर सकते हैं, पानी को रीयूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल समझो, वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल. सो दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स. ये पानी को हम झाड़ को डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग सा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बराबर. तो वैसा बहुत सारे यूज़ होता है. इवन क्लोथ्स वगैरह वॉश किया हुआ जो पानी है उसको वॉशरूम वगैरह धोने के लिए हम यूज़ कर सकता है. तो ऐसा रीयूज़ कर सकते हैं. रिमेंबर, स्टोर्ड वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस. इसका मतलब हम पानी अगर जमा करके रखे कोई बर्तन में, तो वो पानी कभी भी स्टोर करके रखा हुआ पानी कभी भी स्टेल, यानी फ्रेश और स्टेल आप समझते हो ना,
सड़ जाते हैं। पानी कभी सड़ते नहीं है, पानी कभी ख़राब नहीं होते। अगर प्रॉपरली आप स्टोर किए तो कितने भी दिन के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। Now let's study about the land. Land is seen in the form of stones, soil, big rocks. ये सभी रूप में land देखने को मिलेगा. It is not flat everywhere. It is hilly in some places and flat in others. All terrestrial animals including man live on land. Terrestrial animal means ज़मीन में रहने वाले animal. ज़मीन में रहने वाले सभी animal land पे तो रहते हैं, isn't it? Some terrestrials dig burrows in the ground for shelter. कुछ terrestrial animal है जैसे rabbit वगैरह है, mouse वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ज़मीन में burrow बनाते हैं ना, खड्डे बनाकर, hole बनाकर उसके अंदर रहते हैं, उनका shelter बनाते वैसा. This means that they use land for fulfilling their need. इसका मतलब है ये सभी animal land को use करते हैं किसके लिए, अपने ज़रूरतों के लिए. We also use land for farming, for building houses and roads. हम भी ये सभी यूज़ के लिए land यूज़ करते हैं. We make use of plants and animals in the forest that grow on land. जो ज़मीन में बढ़ने वाले plants और animals रहने वाले animals का हम यूज़ करते हैं. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth or land are very important for us. Minerals means जैसे iron हुआ, copper हो गया, गोल्ड हुआ, ये सब अलग अलग मिनरल्स है, अलग अलग मेटल्स वगैरह मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं धरती के अंदर से. इवन क्रूड ऑयल मीन्स पेट्रोलियम, जिसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और केरोसिन, ये सभी चीज़ें उसमें से निकालते हैं. किस में से, क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम में से. ये सभी हमें किधर से मिलते हैं, धरती के अंदर से, दैट मीन्स ज़मीन, लैंड के अंदर से. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इट मीन्स दैट लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इसका मतलब है लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है जो हमारा यूज़ का बहुत सारी चीज़ें हमें देता है. लेट अस सी एक्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ. नाउ हियर एक एक्टिविटी दिया है. टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, थोड़ा सा रेत डालो, सम स्टोन्स, सैंड, सॉइल मतलब मिट्टी, सैंड यानी रेत, कुछ ड्राई लीव्स, वाटर, ये सब डालो. ओके, कट ऑफ द अपर टेपरिंग पार्ट ऑफ द बॉटल. बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर ढक्कन लगाते हैं वो टेपर्ड पार्ट को यानी पतला एरिया को कट करके निकालो. पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर. जितने भी मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए हैं वो सब क्या करो, डालो और पानी भी ऐड करो. स्टोर द मिक्सचर थरोली एंड पुट एयर इट असाइड. और ये जो मिक्सचर है अंदर जो हमने डाले इसको बहुत अच्छा से हिलाओ. स्टोर मीन्स हिलाना, मिक्स करना. एंड देन कीप इट असाइड, उसको बाजू में रखो. और इस तरह स्टरिंग करने के बाद उसको एक जगह रखो और नेक्स्ट डे उसको उठाकर देखो तो आपको इस यहाँ पे जो दिख रहा है वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. ओके. The land on earth also looks like this. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure. जिस तरह आप अभी एक फिगर देखा जो बॉटल के अंदर ये सब डालकर, इसी तरह इमेज थोड़ा बहुत इसी तरह एक एक लेयर आपको इधर लेयर समझ में आया होगा क्या है करके. यहाँ पर ये देखो, ये पहला लेयर, इधर एक लेयर हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर है ना, लेयर बाय लेयर. तो कहीं पाइपलाइन वगैरह डालने का जगह में आप खड़े रहकर देखोगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे लेयर्स में लैंड दिखाई देगा. If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals. अगर समझो जो लैंड का एकदम मैच्योर यानी पूरे तरीके से बना हुआ सोइल है, कभी आधा अधूरा बनकर रेत वगैरह ऊपर रहता है, तो एकदम मैच्योर अगर सोइल है, पूरे प्रॉपरली बने हुए सोइल है, तो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में, सबसे टॉप मोस्ट लेयर में डिकम्पोजिशन यानी सड़ जाना, एनिमल्स और प्लांट मर के धरती में गिरने के बाद मिट्टी के साथ मिलकर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें एक्ट करके जो मिट्टी के साथ मिलकर जो ह्यूमस नाम का एक अच्छे खाद या अच्छा एक मैन्योर बन जाता है, तो वैसा वाला मिट्टी रहेगा वो उस किस्म के मैच्योर सोइल के एकदम ऊपर. दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस. ये लेयर को कहते हैं ह्यूमस. इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मरा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिकम्पोज होकर यानी सड़कर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मिक्स हो गया हुआ है वो मिट्टी के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा होता है झाड़ वगैरह उगने के लिए.
इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। ऐसा जो ह्यूमस वाला मट्टी ज़्यादातर घने फॉरेस्ट में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पत्ते वगैरह मिट्टी में मिलने गिरने के लिए बहुत सारे अवेलेबल है, इवन एनिमल्स या ऐसा प्लांट बॉडी वगैरह। द लैंड बिलो दिस इज़ फुल ऑफ सैंड, और इसके नीचे जो रहेगा पूरे रेत से भरे होंगे। उसके बाद सॉइल और स्मॉल स्टोन, वर्म्स, अलग अलग वर्म्स होंगे, मेनली अर्थवर्म वगैरह, एंड इंसेक्ट्स। सोइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड। इसके नीचे का हिस्से में वापस सोइल होगा और पीसेस ऑफ बेड रॉक होगा, जो मेन मेन रॉक्स के टुकड़े होंगे। ओके, ये सब हमें देखने को मिलेगा। दिस सोइल इज इमेच्योर। ऐसा जो सोइल होता है वो इमेच्योर होता है। फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सोइल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस। और नीचे नीचे जाओगे अर्थ के अंदर सोइल के लेयर पे, तो जो सोइल का क्वांटिटी है कम होते जाएगा और रॉक्स यानी पत्थरों का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। दिस इज़ द लेयर ऑफ बेड रॉक। और उस रॉक का जो क्वांटिटी जो बढ़ गया हुआ है, कंटिन्यूस जो रॉक होता है थोड़ा मजबूत, उसे बेड रॉक कहते हैं। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स। मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स मिले हुए हैं, हमें मिनरल्स मिट्टी के अंदर से ही मिलता है, अलग अलग मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सभी होते हैं। तो ये मेन मिनरल्स किस में से, मतलब ये जो सोइल के अंदर पाने वाले दिखने वाले जो मिनरल्स है वो इस रॉक में से ही बनता है। दैट इज़ वाई सोइल इज़ डिफरेंट सोइल इन डिफरेंट रीजन्स इज़ डिफरेंट। इस वजह से अलग अलग एरिया का सोइल अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया का रॉक किस तरह है, उस रॉक से ही सोइल बनता है। द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ सोइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक। जिस रॉक से सोइल बना उसी रॉक के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सा कलर का सोइल बनेंगे, और उसका टेक्सचर मीन्स हाथ में लेकर रखने के बाद या फिर उंगली के बीच में रखकर उसको फील करने पर कैसा है, रफ़ है या एकदम कोर्स रॉक है, या फिर सॉइल है, या फिर स्लिपरी है या एकदम नरम है, वो जो फीलिंग होता है उसको टेक्सचर कहते हैं। तो वो टेक्सचर भी ये बेड रॉक पर डिपेंड रहता है। और यहाँ पर लेयर्स ऑफ लैंड का एक इमेज दिया हुआ है, देख सकते हो। सबसे ऊपर देखो ह्यूमस है, बराबर, यहाँ पर ह्यूमस है, पत्ते वित्ते वगैरह गिरे हुए हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उसके नीचे सोइल होगा, सोइल के नीचे इमेच्योर सोइल होंगे, और उसके बाद लेयर ऑफ सोइल और बेड रॉक का स्मॉल स्मॉल टुकड़े होंगे, और उसके नीचे आपको बेड रॉक दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ द लेयर ऑफ लैंड। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अभी ये मिट्टी किस तरह बनता है। द सोइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस। द abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. वेदरिंग यानी कोई ना कोई वजह से, या क्लाइमेटिक रीज़न की वजह से, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से, कोई ना कोई चीज़ के वजह से क्या होगा, ये जो बेड रॉक है, जो पत्थर है, रॉक्स है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें चीर गिरेंगे, टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो टुकड़ों का फिर बारीक बारीक टुकड़े होगा, इसे कहते हैं वेदरिंग। ड्यू टू हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द due to heat, cold and water, heat of the sun, okay, and cold and water, wind, rain respectively, the bedrock breaks down into pieces. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कभी गर्मी की वजह से या हाथ से ज़्यादा ठंडी की वजह से या पानी के बहाव की वजह से, हवा की वजह से, ये क्या हो सकता है, ये रॉक्स टुकड़े टुकड़े हो सकता है। स्टोन्स, सैंड एंड सोइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पीसेस। ये बड़े बड़े रॉक्स टूटकर स्टोन बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, सैंड रेत बनता है, और सोइल मिट्टी भी बनता है। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमॉन्ग देम। इनके बीच में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। रोडेंट्स यानी जो खड्डा वगैरह खोदने वाले एनिमल, जैसे माइस, रैट्स वगैरह, वो भी इसके बीच में पाया जाता है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आप कभी कभी देखे होंगे कोई कोई एरिया में, इवन बिल्डिंग के साइड में दीवार पे वगैरह एक एक झाड़ लगे हुए, नया निकला हुआ दिखता है, और वो झाड़ का रूट्स जहाँ जहाँ जाते हैं आप देखोगे तो बिल्डिंग में क्रैक्स आया हुआ दिखता है। यही सेम बड़े बड़े पत्थरों के साथ भी होता है, रॉक्स के साथ भी होता है। कुछ प्लांट का बीज गिरने की वजह से वो पत्थरों के बीच में थोड़ा बहुत मिट्टी था, वहाँ पर वो बढ़ जाता है, और उसका रूट स्लोली स्लोली ये पत्थरों को चीर के अंदर जाने लग जाते हैं, और ये मजबूत हो जाते हैं रूट्स, तो ये पत्थर क्रैक पड़ जाता है बड़े पत्थर में।
सॉरी, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस। तो इस तरह टुकड़ा हो गया हुआ रॉक्स में से सॉइल बनता है, लेकिन ये प्रोसीजर बहुत स्लो है। बहुत स्लो मीन्स एक दिन दो दिन नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है ये सॉइल फॉर्मेशन के लिए। It takes about 1,000 years for a 2.5 centimeter thick layer of mature soil to form. एकदम मैच्योर सॉइल यानी प्रॉपरली बिल्ट सॉइल अगर बनना है वो भी 2.5 सेंटीमीटर थिक। 2.5 सेंटीमीटर थिक मतलब कितना है आप इमेजिन कर सकते हैं आपके स्केल से। तो उतना जाड़ा मिट्टी बनने के लिए 1000 साल लगता है। सो यू कैन इमेजिन कितना लॉन्ग प्रोसेस है ये। Soil can get destroyed in a short period due to flood, storms and human activities such as mining. इतना साल लगने के बाद जो बनने वाला सॉइल है उसको ख़राब होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक फ्लड आया, बाढ़ आया, या फिर बड़े स्टॉर्म्स हुए, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जैसा माइनिंग वगैरह, मिनरल्स को निकालने के लिए माइन, धरती में जो खोद कर बड़े माइन, हिंदी में उसको खान कहते हैं, जहाँ से कोयला वगैरह निकालते हैं वैसा, वो माइनिंग का एक्टिविटीज़ की वजह से भी सोइल ख़राब हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सोइल एंड टू प्रिवेंट सोइल इरोशन ऑफ लैंड। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। तो इसलिए लैंड, ज़मीन को कंजर्व करना या बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट रेमेडी, सबसे बेस्ट रेमेडी, रेमेडी मीन्स जो इलाज सोइल को बचाने का, दैट इज़ टू इंक्रीज ग्रीन कवर, यानी झाड़ लगाओ। झाड़ के पत्ते गिर के सोइल को बहकर जाने से रोकते हैं और उसके रूट्स सोइल को पकड़ कर रखते हैं मजबूत। इरोशन ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट। इरोशन मीन्स मिट्टी बहकर चला जाना। नाउ लेट्स नो अबाउट ह्यूमस। ऑलरेडी हमने देखा है, फिर भी ह्यूमस इज अ लेयर फॉर्म्ड ऑन सॉइल ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। ह्यूमस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स सड़कर डिकम्पोज होकर मिट्टी में जो मिले हुए रहते हैं, दैट इज ह्यूमस। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ह्यूमस मिट्टी में रहने से प्लांट्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, खाना पीना प्लांट का बहुत अच्छा से मिलता है। द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% टू 50%। अगर अच्छा क्वालिटी का मिट्टी हो तो ह्यूमस का क्वांटिटी उसमें 33% से 50% तक रहता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, देखते हैं। फॉरेस्ट ऑन लैंड गॉट बरीड अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अपहीवल्स दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ मेनी ईयर्स अगो। बहुत सारा साल पहले अर्थ के ऊपर जो अपहीवल्स हुआ, यानी कुछ अर्थक्वेक या कोई वजह से बहुत पूरे उथल पुथल हो गया, तो फॉरेस्ट वगैरह ज़मीन के अंदर चला गया, अंडरग्राउंड। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स टुक प्लेस अंडरग्राउंड। ये जो फॉरेस्ट जो अंदर चले गए, अंडरग्राउंड चले गए, वो फॉरेस्ट में प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सब कुछ थे। तो उसके जो बॉडी पार्ट में कुछ फॉर्मेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, और उस चेंजेस के वजह से कुछ केमिकल चेंजेस होकर उसमें से फॉसिल फ्यूल बन गया, और जो धरती के अंदर भी है। We get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin, it's a kind of waxy substance, and other useful materials like tar यानी डामर जो, and wax from fossil fuel called crude oil. Crude oil मैंने already बताया, that is petroleum. ये इस तरह बनता है धरती के अंदर, और ये crude oil में से ऊपर बताया हुआ ये सभी useful things बनता है। Living things use land, water and air available on earth, and so does man. However, the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth. जो अभी लिविंग थिंग्स जो है अर्थ के ऊपर, सभी ये सभी रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं, ज़मीन को भी, पानी को भी, एयर को भी, सब, इवन ह्यूमन बीइंग भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये सभी रिसोर्सेस का कितना हिस्सा यूज़ करता है, इट डिपेंड्स, इट इज़ डिफरेंट। ओके, जितना एक्चुअली अवेलेबल है उस हिसाब से। लैंड 29%, पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर जस्ट 0.3% ही पूरे लिविंग वर्ल्ड यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन 21% यूज़ करते हैं। Even in these small proportions, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. इतना ही कम क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं जितना एवो बताया हुआ चीज़ों का, फिर भी ये हमारे लिए सफिशेंट होता है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि मैन को हमारा अपना
ग्रीड मतलब लालच कम करना होगा. बिकॉज ऑफ मैंस ग्रीड द एनवायरमेंट, द लैंड, द एयर एंड द वाटर गेट्स पोल्यूटेड डे बाय डे. In other words, he must use these resources judicially. Judiciously means सोच समझ कर economically जितना चाहिए उतना use करना है. With the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind. While using all these resources, we should keep it in mind. We should notice that, we should remember that all these resources are not just for human being. इंसान के लिए सिर्फ बनाया हुआ नहीं है ये. Along with human beings, these things are meant for other living things also. Institutes at work. India Meteorological Department IMD was established in 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. Indian subcontinent में का सबकॉन्टिनेंट आप ऑलरेडी स्टडी किया है, वो क्या होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट. उधर का वेदर के बारे में स्टडी करने के लिए ये डिपार्टमेंट को बनाया है. द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ टू ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट मीन्स कोई मौसम में चेंज आने से पहले उसके बारे में इन्फॉर्म करना. This institute also conducts research related to changes in weather, makes forecast about rains and studies the developments related to global warming. Global warming क्या होता है? दिन भर दिन बढ़ता हुआ जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. हम ज़्यादा एयर को पोल्यूट करने पर एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ते ही ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाता है. Now here what we have already learned in this lesson. Let's go through it. Means let's have a glance. The elements available in nature which fulfill the basic needs of living things are called natural resources. जो चीज़ें अर्थ में हैं जो हमारा यूज़ के लिए है, लिविंग थिंग्स का यूज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स के यूज़ के लिए है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. एयर, वाटर एंड लैंड आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सोइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बायोटिक मीन्स लिविंग हो गया, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग हुआ. सोइल, एयर, वाटर, ये सब अबायोटिक में आया. There are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases, water vapor and dust particles. ये सभी air के अंदर present है. The ozone layer is a protective shell of the earth. Earth को protect करने वाला एक covering है, एक shell है, ozone layer. Natural resources should be used carefully and sparingly. Natural resources को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही संभाल कर judiciously use करना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरे लेसन और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है. प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर्स फ्रॉम द स्कूल टीचर्स, प्लीज़ शेयर इन द ग्रुप so that we can study it in the next period. So only this much was there in this video. Bye bye.